दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आज सामने लेकर आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है ना। यहाँ बात करेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा, बात करेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करेंगे और यहाँ पर 346 GB की बात करेंगे। ठीक है ना। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो ये आपका 346 GB मॉडल पेपर है जो कि आपके लिए बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आपके लिए देखिए इसमें सारे क्वेश्चन से भी लिखे हैं, उसके आंसर से भी लिखे हुए हैं। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस में जो लिखे हुए हैं आए हुए क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभी लोग अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिख लेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में अगर यह प्रश्न आ जाते हैं तो आपको ऐसा न लगे कि हमने यह प्रश्न नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि सारे क्वेश्चंस को नोट करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं और निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छेदित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको डाल देना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे शब्दों में आपको डाल देना है। ठीक। और यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 346 GB। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब खंड अ की बात करेंगे और प्रश्नोत्तर नंबर 1 के क की बात करेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। सभी लोग क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और आपके लिए कोर्स भी दिया जा रहा है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना बोर्ड परीक्षा की, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। कोर्स परचेज नंबर है आपके सामने 7992878382। ठीक। और 9569085427। ठीक है ना। अगर आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। नोट्स क्या है, फिजिक्स की हैंड रिटेन नोट्स अगर आपको चाहिए सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगी। केमिस्ट्री की हैंड रिटेन नोट्स आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर आप देखिए आपके लिए बिग ऑफर है 2023-24 के लिए। अगर आप 5 सब्जेक्ट का कोर्स लेते हैं तो आपको सिर्फ 499 रुपये मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको नोट्स मिलेगी, नोट्स तो मिलेगी ही, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन आपको मिलेगा, ये आपका जो सोल्यूशन दिया हुआ है, प्लस वीडियो आपको मिलेगी। ठीक। ये आपके लिए है। चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। किसमें? अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा बैंड की धारणा के अनुसार अर्धचालक पदार्थ में जिनके चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। ठीक। आगे चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में कोणीय संवेग Ln बराबर NH/2 पाई तथा n+1 की पावर प्लस h कक्षा में कोणीय संवेग कितना हो जाएगा n+1 h/2 पाई। ठीक। तब देखिए Ln+1 माइनस Ln बराबर n+1 h/2 पाई माइनस nh/2 पाई बराबर h/2 पाई। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का दीर्घ तरंग दैर्ध्य कितना होगा। 50 एंगस्ट्रॉम, 0.38 एंगस्ट्रॉम, 0.173 एंगस्ट्रॉम या 1.303 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। विभवांतर कितना दे रखा है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक। और द्रे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर √150/V एंगस्ट्रॉम, यानी कि 150 V का मान कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा √3/100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा √0.03 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.17320 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। अतः विकल्प सी सही है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास कितना होता है? तो कितना होता है ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पर आंसर की बात करें, ठीक है ना, तो आंसर कितना होगा 3 × 10⁶ से 3 × 10⁻10, ठीक है ना, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के सभी श्रेणी संयोजन, ठीक है ना, पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 10√2 sin 200t लगाई गई है, तो V तथा I के बीच कालांतर कितना होगा? ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो क्या दे रखा दिया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 0√2 sin 200t। यहाँ पर क्या है L बराबर 1 हेनरी, R बराबर 200, ठीक, यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, यहाँ पे 10 है, ओमेगा बराबर 200, V0 बराबर 10√2। ठीक, तो इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं V0√2 sin ओमेगा t से। ठीक है ना, इससे तुलना कर रहे हैं V बराबर V0√2 sin ओमेगा t से। ठीक है ना, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर L का मान 1 हेनरी दे रखा है, R का मान 200 ओम, ठीक, ओमेगा बराबर 200, V0 बराबर 10√2। अतः V तथा I के बीच जो कालांतर होगा tan phi बराबर XL - XC/R, यानी कि ओमेगा L माइनस, देखिए इसमें आपको XC नहीं दिखेगा, मतलब कैपेसिटर नहीं दिखेगा, तो ओमेगा L - 0/R यानी कि tan phi बराबर 200 × 1/200 बराबर 1, यानी tan phi बराबर tan 45 डिग्री, यानी phi बराबर 45 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, न तो आवृत्ति न तो तरंग दैर्ध्य बदलती है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है, ठीक है ना, अगर कोई प्रकाश किरण है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये कोई कांच है हमारा, अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा कोई क्या है कांच है। अब कोई प्रकाश किरण इस वायु से, यहाँ पर वायु है, इस कांच में प्रवेश करेगी, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा क्या है अभिलंब है, तो ध्यान दीजिएगा ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी, क्या हो जाएगी झुक जाएगी, तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड ब की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 2 के क की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप यहाँ पर हम बात करें तो अगर पेपर की बात करेंगे तो पेपर आपका कौन सा है भौतिक विज्ञान का है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर कौन सा है भौतिक विज्ञान। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने सब्जेक्ट नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भौतिक विज्ञान। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम थे तो 2 के क की बात करेंगे, खंड ब 2 के क की बात करेंगे। ठीक है ना, तो स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। तो चलिए इसके बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है? इस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से क्या हो रहा है, किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, इस प्रकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई Q/ε0 पर, परंतु बंद पृष्ठ ए से बद्ध फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अतः क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर Q/ε0, यानी कि जहाँ ε0 निर्वात अथवा वायु की बदलशीलता है, यहाँ गॉस प्रमेय का समाकलन रूप है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। 2 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है,
कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। क्या करा है? कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो कम विभवांतर पर धात्विक चालक ओमी परिपथ के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ एक सरल रेखा होगी, जबकि टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ का एक वक्र होगा। ठीक है ना। यहाँ आप देखिए टार्च है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। V विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए क्या कर रहा है? V विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए द्विबौगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो V विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए संबंध द्विबौगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर √150/V एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। चलिए एक के घ की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक के घ की बात करेंगे। एक चालक पर क्या करा? एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? यदि किसी चालक पर धनात्मक आवेश उपस्थित है तो चालक पर सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अतः माना यदि चालक पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तब चालक पर कुल आवेश Ne बराबर प्लस 2.4 × 10⁻18 कूलाम, यानी कि n बराबर 2.4 × 10⁻18/E, यानी कि n बराबर 2.4 × 10⁻18/1.6 × 10⁻19 बराबर 240/16 बराबर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है ना। एक के अंगा की बात करेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या करा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तो इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर दे रखा है और तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर -50 सेंटीमीटर। माना संयोजन की फोकस दूरी f हो तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 से 1/f बराबर 1/10 प्लस 1/-50 बराबर 1/10 माइनस 1/50 बराबर 5 माइनस 1/50 बराबर 4/50 बराबर 2/25, यानी कि f बराबर 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u से 1/f से क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/-25 बराबर 2/25, यानी कि 1/v बराबर 2/25 माइनस 1/25 बराबर 1/25, यानी कि v बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? किसे कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत क्या करा? ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है। क्या कर रहा है? ऐसी दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है। जो कलांतर है सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। आजकल दृश्य प्रकाश के ऐसे स्रोतों का निर्माण किया गया है जिसका प्रकाश उच्च कला संबद्ध होता है। इन्हें लेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंसर कहते हैं। ठीक है ना। खंड स की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 3 के क की बात करेंगे। ठीक है ना। यदि दुई उत्तल लेंस वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं तो 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है? ठीक, तो दिया है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 1.5 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर -30 सेंटीमीटर। तो लेंस के कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक AN बराबर 1.65, तब कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक LNG बराबर ANG/ANL बराबर 1.5/1.65। माना द्रव में लेंस की फोकस दूरी f1 है, तब सूत्र से 1/f1 बराबर LNG माइनस 1 बराबर 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर 1.5/1.65 -1 या 1/f
यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस 1/-30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f1 बराबर 1.5 माइनस 1.65 इंटू 3/30 बराबर माइनस 0.15 इंटू 1/1.65 इंटू 10 बराबर माइनस 0.15/1.65 इंटू 10 बराबर माइनस 15/165। 165 क्या हो जाएगा यहाँ पर 16,650 यानी कि अपन बराबर 1650/15 बराबर माइनस 110 सेंटीमीटर। अतः द्रव में लेंस की प्रकृति अपसारी यानी कि अवतल होगी। ठीक है ना। 3 के ख की बात करेंगे। परमाणु के बोर मॉडल की अभिगृहित लिखिए। परमाणु के बोर मॉडल में अभिगृहित क्या है? तो नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उपस्थित कमियों को दूर किया। इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने निम्न 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। प्रदर्शित चित्र में एक परमाणु में ऊर्जा स्तरों को स्पष्ट दिखाया गया है। इन कक्षाओं को KLMN अक्षरों संख्याओं 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि n बराबर 4, m बराबर n बराबर 3, यल कक्षा की n बराबर 2, k की n बराबर 1। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग mvr का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होगा। ठीक है ना। mvr बराबर nh/2 पाई यानी कि जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात n बराबर 1 2 3 4। ठीक है ना। जिसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस प्रकार बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं, अतः इस प्रकार परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। बोर मॉडल की बात करेंगे। साधारणतया इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। यह अवस्था उनकी मूल अवस्था कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में जाता है तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक जाता है। ठीक है ना। डेल्टा ई की बात करेंगे। E2 माइनस E1 बराबर hc/λ, जहाँ E2 बराबर n बराबर 2 स्तर की ऊर्जा, E1 बराबर n बराबर 1 स्तर की ऊर्जा। कक्षा की त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। 3 के ग की बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार करवा रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर की तीसरे ग की बात करेंगे। तो एक 2He4 नाभिक के मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? हाइड्रोजन परमाणु, एक न्यूट्रॉन और 2He4 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU क्रमशः 1.07825, 1.008665 तथा 4.00002603 है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान 4.0026.03। ठीक है ना। प्रोटॉन 1H का द्रव्यमान 1.007825, 0N1 का द्रव्यमान 1.007865। चूँकि एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इस प्रकार 2 प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान बराबर 2.100785 प्लस 2 × 1.008665 mu और 2.015650 प्लस 2.01730। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.03298 AMU। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या हो जाएगा? कुल द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर 4.03298 माइनस 4.00260 AMU। अब यहाँ क्या हो जाएगा 0.0303 AMU तथा तब संबद्ध कुल ऊर्जा 0.03037 × 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 28.280986 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अतः प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा 28.280987/4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियन। ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 7.07
024,675 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या न्यूक्लियन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। खंड द की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 4 के क की बात करेंगे। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक यन का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर यानी कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 यानी कि साइन ए बाई 2। उपरोक्त सूत्र में अल्पतम विचलन कोण लैम्डा एम था प्रिज्म कोण ए के पदों में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए उसमें उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। दिया है, क्या दिया है, लैंप की शक्ति P बराबर 50 वाट, V बराबर 100 वोल्ट, लैंप में प्रवाहित अधिकतम धारा I बराबर P अपान V यानी कि 50/100 बराबर 0.5 एम्पियर तथा लैंप का प्रतिरोध RH बराबर V अपान I बराबर 100/0.5 ओम यानी कि 200 ओम। उपलब्ध स्रोत की वोल्टेज VRMS बराबर 200 वोल्ट तथा आवृत्ति F बराबर 50 हर्ट्ज। माना लैंप को 200 वोल्ट पर सुरक्षित जलाने के लिए प्रतिबाधा Z है, तब IRMS बराबर VRMS अपान Z से, जहाँ IRMS बराबर I बराबर 0.5 एम्पियर, प्रतिबाधा Z बराबर VRMS अपान IRMS बराबर 200/0.5 ओम यानी कि 400 ओम, जो कि प्रतिबाधा Z बराबर √RH का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर यानी कि XC बराबर 1/ωc बराबर 1/2 पाई FC। ठीक है ना। तो Z इसका बराबर क्या हो जाएगा, RH का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई F इंटू C का होल स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर बराबर 200 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है ना। यानी कि 1/पाई स्क्वायर F स्क्वायर C स्क्वायर बराबर 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,60,000 माइनस 4 यानी कि 4 लाख। ठीक है ना। 40,000 का जगह 40,000। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा कुल मिलाकर यहाँ पर 1,20,000। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 9.2 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। 4 के ग की बात करेंगे। विभवमापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। ये आपको कर लेना, बहुत बार हमने क्वेश्चन को करवा रखा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत हैं। जो रेल की 2 पटरियां हैं आपस में क्या हैं, जमीन से तथा पृथक्कृत हैं। इन्हें 1 मिलीवोल्ट प्लस मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर अवयव है 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। ज्ञात है एक ट्रेन की चाल v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 180 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक v बराबर 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर तथा पटरियां मध्य दूरी 1 मीटर है। तो पटरियों के मध्य लगा मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक E बराबर VVL यानी कि 0.2 × 10⁻⁴ इंटू 50 इंटू 1 यानी कि 10 × 10⁻⁴ इंटू 1 × 10⁻³ यानी कि E बराबर 1 मिली वोल्ट। ठीक है ना। चलिए 4 के अंगा की बात करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है, इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो जब किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है ना। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आइंस्टीन के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रकाश की व्याख्या निम्न है। कौन कौन से, किसी धातु के पृष्ठ की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। 3 की बात करेंगे। सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। 4 नंबर की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की सतह से उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। 5 क की बात करेंगे। तो
क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा ओमी प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जब परिपथ में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L की एक कुंडली व धारिता C तीनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो किसी भी क्षण प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V1 धारा I समान कला में होंगे। प्रेरकत्व L में प्रेरित विभवांतर VL धारा से कला 90 डिग्री अग्रगामी होगा, परंतु संधारित्र C में प्रेरित विभवांतर VC धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा। तब सदिश चित्र में VC व VL विपरीत दिशाओं में होंगे, अर्थात VC तथा VL का परिणामी विभवांतर VL माइनस VC होगा। इस प्रकार VR व VL माइनस VC परस्पर लंबवत होते हैं यदि आरोही विभवांतर V हो। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना। 5 ख की बात करेंगे, क्या है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 ख की बात करेंगे तो क्या है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट, ठीक है ना, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का व्यास d बराबर 6 सेंटीमीटर तथा गोले की त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर। प्लेटों के मध्य भरे वायु का परावैद्युतांक के बराबर 1, चूँकि गोले की धारिता c बराबर 4 पाई C एप्सिलॉन नॉट इंटू R। संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D, जहाँ A बराबर पाई अपान 4 x d स्क्वायर। प्रश्नानुसार गोले की धारिता संधारित्र की धारिता बराबर कॉजेक संधारित्र की धारिता K एप्सिलॉन नॉट A अपान D यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर 1। प्लेटों के मध्य दूरी D बराबर A अपान 4 पाई R बराबर पाई बाई 4 इंटू 6 स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू 100 यानी कि D बराबर 36/16 इंटू 10 का स्क्वायर, D बराबर 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। यदि कुंडली तार n फेरों से बनी हो तब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर μ0 n I अपान 2R। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, इसको आपको कर लेना है। दो बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन प्लस E परस्पर a दूरी पर हैं। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। माना 9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर Q संतुलित है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, F1 बराबर यहाँ पर F1 बराबर F2। ठीक है ना, कुल मिलाकर यहाँ आपको निकाल लेना है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 गंगा की बात करेंगे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। खंडया की बात करेंगे। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। यह आपको कर देना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। माना एक प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा है जिससे प्राप्त समतल तरंगार अपवर्तक पृष्ठ पर x डैश पर रखा पर इस प्रकार आपतित होता है कि तरंग संचरण की किरण अपवर्तक पृष्ठ से बिंदु A पर अभिलंब से कोण I बनाती है। माना पहले माध्यम में तरंगार की चाल दूसरे माध्यम में तरंगार की चाल V1 तथा V2 है। जैसे जैसे तरंगार AB आगे बढ़ता है वह अपवर्तक पृष्ठ से बिंदुओं A व A डैश के बीच बिंदुओं के द्वितीयक गोली तरंगिकाओं निकलने लगती हैं जो पहले माध्यम में V1 चाल से तथा द्वितीय माध्यम में V2 चाल से चलने लगती है तथा T समय में दूसरे माध्यम में AB डैश V2T दूरी तय कर लेती है। ठीक इसी समय T में तरंगार का बिंदु B पहले माध्यम में B A डैश V1T दूरी चलकर A डैश पर पहुंच जाता है जहां से अब द्वितीयक तरंगिका चलनी शुरू होती है। इस प्रकार AB डैश बराबर V2T B A डैश बराबर V1T। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सौर सेल क्या है। सौर सेल की संरचना के कार्यविधि लिखिए। तो ये अथवा में इसमें क्या दिया है, एक समतल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 mm है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से पदार्थ के प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ज्ञात है एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर 3 mm 6 सेंटीमीटर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल इसको आपको निकाल लेना है, स्क्रीनशॉट इसको कर लेना क्योंकि लंबा क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, ये भी आपको कर लेना है। ठीक है ना, ये भी आपको कर लेना है।
उसके बाद ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा का मान निकालना है। तो ये आपको निकाल लेना है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर की बात करेंगे। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त परिणामों पर आधारित रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, ठीक। ये आपको कर लेना है स्क्रीनशॉट, इसका आपका देखिए इसको आपको कर लेना है। ये कुछ भौतिक नियतांक है जिसको आपको लिख लेने हैं, ठीक है ना। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है? रदरफोर्ड ने रेडियोएक्टिव तत्व पोलोनियम से अधिक गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणों की एक बारीक कणपुंज को एक बहुत पतले स्वर्णपत्र पर गिराया गया तथा पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया, जिससे अल्फा कणों की वायु के कणों से कोई टक्कर न हो। रदरफोर्ड ने यह देखा कि स्वर्णपत्र में से गुजरते हुए ये कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कणों के अपने मार्ग से विक्षेपित होने की इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल मॉडल पेपर था। आपको वीडियो अच्छी लगती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।